तो ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसके अंदर हमने सारे नेचुरल फाइबर पढ़ लिए, तो अब बारी किसकी आती है? सिंथेटिक फाइबर्स की। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे जैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जितने भी फाइबर होते हैं वो भी केमिकली बनाए जा रहे हैं। केमिकल्स की मदद से कुछ ना कुछ केमिकल मिला के, कुछ ना कुछ करके, ये केमिकली यानी बिना किसी प्लांट की हेल्प के, बिना किसी एनिमल की हेल्प के भी फाइबर्स बना रहे हैं। तो ये फाइबर्स जितने भी होते हैं क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनी एनिमल सोर्सेस। ये हमने अभी पढ़ा। दीज आर फॉर्म्ड केमिकली फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जितनी भी चीजें, मतलब जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर है, ये किससे बन रहे हैं? इनका बेस प्रोडक्ट क्या है? यानी जो एकदम बेसिक चीज होती है, जैसे हमने अगर कॉटन पढ़ा तो कॉटन पेड़ से बन रहा था, हमने वूल देखा था वो शीप से आ रहा था। तो इसका जो बेसिक प्रोडक्ट है वो क्या है? पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम की मदद से केमिकल मिक्स करके इसके अंदर सारे मैनमेड फाइबर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये सारे हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और नायलॉन, ये तीन एग्जांपल्स किसके हैं? सिंथेटिक फाइबर के। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर खत्म हो जाता है। अभी तक हमने समझ लिया कि व्हाट आर नेचुरल फाइबर एंड व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो हमें डिफरेंस बेसिक पता है, क्योंकि कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और नेचुरल फाइबर क्या होता है। तो सिंथेटिक फाइबर में हमें क्या लिखना है? दीज आर केमिकली मैन मेड प्रोडक्ट्स या फिर मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और जो नेचुरली अकरिंग यानी जो नेचर से निकल रहे नेचुरली अकरिंग फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कॉटन के बारे में। अब कॉटन इंडिया में बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज है। जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब कुछ भी नहीं था, ब्रिटिशर्स से भी पहले, तब से कॉटन का उत्पाद इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कॉटन की क्या हिस्ट्री है यहाँ पे? कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड मेक्सिको एंड पेरू अराउंड 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पुरानी बात है, तब से इंडिया में, मेक्सिको में और पेरू में कॉटन उग रहा है, यानी कॉटन की खेती हो रही है, कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, that time cotton must have grown wild because people did not know much about the cultivation of cotton plants। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो कॉटन है, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो भी जंगली तरीके से उगी हुई हमको दिखती है। तो क्या हुआ होगा, उस समय भी इन्होंने यही कहा है कि उस समय लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो कॉटन का पेड़ भी कभी ऐसे ही वाइल्डली लगा हुआ होगा या फिर उगा हुआ होगा, तो उनको उस समय तक नहीं पता था कि क्या होता है, कॉटन का यूज क्या है। बस ये एक वाइल्डली एक प्लांट है जो उग रहा है। ठीक है, उसके बाद में तब तक उनको कल्टीवेशन की कोई नॉलेज नहीं थी। एज द टाइम पास पीपल लर्न हाउ टू कल्टीवेट कॉटन प्लांट एंड इन देयर फील्ड्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये क्या सीखने लगे? ये कॉटन का कल्टीवेशन सीखने लगे, यानी कॉटन कैसे उगाई जाती है, कॉटन का क्या यूज है, किस तरीके से हम, किस तरीके की मिट्टी में, किस तरीके के एनवायरमेंट में हम कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। तो इस विद द टाइम कल्टीवेशन सीखते गए कॉटन का। ओके, टुडे कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये बहुत छोटी जगह से शुरू हुआ था, इंडिया, मेक्सिको, पेरू, ये 3 कंट्रीज से इन्होंने शुरू किया। 3 कंट्रीज में पहले कॉटन उग रहा था, यूज हो रहा था, वाइडली उग रहा था, कोई कल्टीवेशन नहीं थी। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों को पता चला कॉटन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो लोगों ने कॉटन उगाई। उगाने के बाद बहुत सारी कंट्रीज, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज ने कॉटन उगाना शुरू किया और कॉटन की कल्टीवेशन बढ़ा दी गई। गॉसिपियम हिरसुटम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन। अब हर चीज का एक साइंटिफिक नेम या फिर एक बॉटनिकल नेम होता है, जो साइंस की भाषा में हम जिसको यूज करते हैं। कॉटन का एक साइंटिफिक नेम है, हर चीज का साइंस में एक साइंटिफिक नेम होता है, और हर प्लांट का एक बॉटनिकल नेम होता है। हम मैंगो ट्री बोल देते हैं या फिर किसी को भी ऐसे नॉर्मली ट्री बोल देते हैं, उनका एक अलग नाम होता है, साइंस की किताबों में जो यूज होता है। तो कॉटन का जो नाम हो गया गॉसिपियम हिरसुटम। उसके बाद में हम कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ, कॉटन को कल्टीवेट करना है, अब कॉटन को उगाना है, तो क्या होता है, हर चीज एक फिक्स तरीके के एनवायरनमेंट में उगती है और एक
हर तरीके की जो प्लांट होते हैं उनके एक अलग तरीके की सॉइल की नीड होती है। तो अब जैसे आपने देखा होगा कुछ रेड सॉइल होती है, कुछ ब्लैक सॉइल होती है, कुछ ऐसे स्लिटी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, ठीक है, सैंड सॉइल होती है। तो ये सैंड मतलब ये अलग अलग टाइप्स हैं। तो जो कॉटन उगाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल में उगाई जा सकती है, और इसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, हर चीज को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है उगने के लिए। तो जब कॉटन हमें उगानी है तो थोड़ा सा वार्म यानी थोड़ा सा हल्का गर्म एनवायरनमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कॉटन को उगाने के लिए बेसिक दो चीजें हमारे पास हो गई, एक वार्म एनवायरनमेंट और एक ब्लैक सॉइल। उसके बाद में इट्स लीव्स रिसेंबल लाइक चिनार और मेपल लीव्स। अब चिनार लीव्स और मेपल लीव्स से जो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, उनका जो कलर होता है, कलर एकदम हर, अब हम बोले हर पत्ते का ग्रीन कलर होता है, ग्रीन में भी अलग अलग तरीके के एक शेड होते हैं, वो शेड उसकी जैसा दिखता है, थोड़ा सा शेप उसके जैसा दिखता है, ठीक है। एंड दिस फ्लावर लुक वेरी मच लाइक पिंक मेलो फ्लावर्स, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो पिंक मेलो फ्लावर से बहुत ज्यादा मिलते हैं, उनका शेप भी आइडेंटिकल होता है, वो दिखते भी उस तरीके से है। तो ये हमको थोड़ा आइडिया दिया गया है कि कॉटन का पेड़ कैसा दिखता है, यानी उसके पौधे और उसके फ्लावर्स किस तरीके के दिखते हैं। ओके, ईच फाइबर इज मेड अप ऑफ 20 to 30 लेयर्स ऑफ कॉइल्ड लाइक सेल्यूलोज स्प्रिंग। अब सेल्यूलोज स्प्रिंग के साथ कॉइल्ड 20 to 30 लेयर्स का क्या मतलब हुआ, जो कोलॉइड मतलब जो कॉइल्ड होती है चीजें, जो बहुत ज्यादा ऐसे गुथी हुई होती है आपस में, ऐसी 20-30 लेयर होती है एक फ्लावर के अंदर। एक फ्लावर के अंदर यानी उसके सेल्यूलोज के अंदर, एक जो सेल के अंदर जो है बहुत सारी गुथी हुई आपस में लेयर्स होती हैं, यानी 20 से 30 लेयर होती है उसके अंदर, आपस में वो बाइंडेड रहते हैं। ये बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, ये फ्लावर के भी अंदर की चीज चल रही है, ठीक है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। अब जो फ्रूट होता है कॉटन का, अब कॉटन का जो फ्रूट होता है जिसके ब्रैकेट में हमने देखा कॉटन बॉल जिसे कहते हैं, जिससे सारा फाइबर निकलता है, वो एक लेमन जितना बड़ा होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक रुई का फुआ जैसा है, एक कॉटन का फुआ है जो एक लेमन का साइज का है। तो लेमन के साइज के इसके जो फ्रूट्स उगते हैं जिसके अंदर से हम कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये पेड़ों पे उसके फ्रूट एज अ फ्रूट उग जाता है उस पर। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल। अब वो जो कहलाता है, यानी हम उसको फ्रूट नहीं बोलते, हम उसको कॉटन बॉल से रेफर करते हैं। हमने ब्रैकेट में पढ़ा होगा, ब्रैकेट में हमारे साथ लिखा हुआ है कॉटन फ्रूट के साथ कॉटन बॉल, तो हम कॉटन फ्रूट को किसे रेफर करते हैं, कॉटन बॉल से। ओके, व्हेन द कॉटन बॉल इज ओपन द फाइबर आर ड्राई फ्लैट ट्विस्टेड रिबन लाइक शेप्स एंड बिकम किंग टुगेदर टू इंटरलॉक। अब क्या होता है, जब ये फाइबर निकाले जाते हैं, अब रेशे बहुत बारीक बारीक रेशे होते हैं, इनको सुखाया जाता है, इनको फ्लैट किया जाता है, इनको कॉइल किया जाता है, इनको ट्विस्ट किया जाता है, और इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, हमने एक धागे को, एक रेशे को सीधा किया, उसको एकदम हमने ड्राई किया, सूखा किया, उसको थोड़ा सा कॉइल किया, कॉइल जैसे हमने एक आपस में जैसे पिरोना जिसे कहते हैं, हमने उन बारीक बारीक फाइबर्स को पिरोया, ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करना जैसे हम करते किसी भी चीज को ट्विस्ट, जैसे मेरी 2 फिंगर से 2 फाइबर्स है, तो मैंने इनको ऐसे ट्विस्ट किया और मैं आगे ट्विस्ट करता गया, तो क्या हुआ, एक रिबन लाइक शेप इसका बन चुका है। अब एक पतली रिबन जैसी बन चुकी है उससे, यानी उस कॉटन बॉल से हमने उसको खोला, उसके साथ टर्निंग ट्विस्टिंग की, उसको एक रिबन लाइक शेप में हमने उसको निकाल दिया। ओके, एंड किंग टुगेदर टू इंटरलॉक। अब उसको ऐसे पिरो के एकदम ऐसे इंटरलॉक कर दिया जाता है ताकि वो रेशा खुल नहीं जाए। अभी हम कई बार देखते हैं ऐसे किसी भी धागे को ऐसे उल्टा घुमाए तो उसके 4 धागे या 5 धागे खुलने लगते हैं, तो उनको इस तरीके से पिरोया जाता है कि वो इंटरलॉक हो जाए आपस में। ओके, आफ्टर द सीड्स आर रिमूव्ड दिस इंटरलॉक फॉर्म इज एन आइडल फॉर स्पिनिंग इन द यार्न्स। अब क्या हुआ, अब जितने भी ये हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया, हर फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, तो सीड को अलग कर दिया जाता है, फिर इसको हम अब स्पिनिंग कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्पिनिंग मशीन में इसको डाल सकते हैं यार्न के अंदर, ठीक है। तो ये कॉटन का प्रोसेस था कि कॉटन कैसे पौधे से निकल के एक टर्न ट्विस्ट करके एक रिबन बना के उससे कैसे कपड़ा बनाया जाता है, तो हमने ये कॉटन का प्रोसेस समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉटन के बारे में और पढ़ेंगे।